नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की कि दोनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कितनी सक्रिय हैं और किस तरीके से वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे मुख्य रूप से जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। लेकिन जो राज्य में ये सक्रिय दो और बड़ी पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो ये दोनों ही पार्टियां लड़ाई में आमने सामने दिख रही हैं, यानी आपस में ही एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव सिर पर होने के बावजूद बीएसपी नेता मायावती की राजनीतिक खामोशी पर हैरानी जताई। तो बीएसपी नेता मायावती ने कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा कहते हुए मतदाताओं से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट न खराब करें, बल्कि वो वोट जो कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी को दें, ताकि उनका वोट खराब ना होने पाए। इस चीज को लेकर के और प्रियंका गांधी का किसी इंटरव्यू के दौरान ये जो बयान आया था, उसके बाद मायावती ने एक साथ कई ट्वीट किए और लगातार उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। और देखा जाए तो राजनीतिक जो जानकार है वो इन दोनों ही पार्टियों को, यानी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों को कम से कम इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट कटवा पार्टी जैसा ही देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ग्राउंड पर उसकी उपस्थिति कम से कम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, हालांकि उसका संगठन और जगहों पर भी और राज्यों में भी है, उसके और राज्यों में भी विधायक जीत कर आते रहे हैं, लेकिन मुख्य आधार जो बहुजन समाज पार्टी का है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर वो अभी भी एक मजबूत पार्टी है और उसका जो एक समर्पित मतदाता वर्ग है अब भी उससे दूर नहीं है। लेकिन पार्टी नेता मायावती और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो चुनाव अभियान में उतने सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जितने कि दूसरी पार्टी के नेता हैं। जबकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर तो अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सकी है, यानी संगठन स्तर पर बेहद कमजोर है, लेकिन बाहर उसकी सक्रियता जमकर दिख रही है। या यूं कहें कि पिछले 5 साल से वो लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई पड़ रही है। ये पहला मौका नहीं है जबकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुई हो, बल्कि वो अक्सर कांग्रेस पार्टी पर हमले करती रहती है। जबकि सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव भी लड़ चुकी है। बावजूद इसके जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है, तब से लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर रहती है। उसकी खास वजह है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजेपी पर बहुजन समाज पार्टी की नाराजगी पहले तो दिखती नहीं, और दिखती भी है तो उसमें उतनी तलखी नहीं रहती है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर जितना हमलावर रहती है, उतनी हमलावर या उतना हमला, उतना अटैक वो बहुजन समाज पार्टी पर करती हुई नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस नेताओं पर पर्यटन करने, कांग्रेस पार्टी पर तमाम नाकामियों की जिम्मेदारी थोपते रहते हैं। 70 साल का मुहावरा तो बना ही दिया गया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर उसकी नाराजगी में काफी नरमी दिखाई देती है। प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान से पहले ही जिस तरीके से महिलाओं को 40% टिकट देने की वकालत की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, वो सब चीजें जमीन पर काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो लिस्ट निकाली उनमें भी 40% महिलाओं को टिकट दिए गए हैं और ये वो महिलाएं हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ने उन महिलाओं को टिकट दिया है जिन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष के जरिए एक मुकाम हासिल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये महिलाएं चुनाव न भी जीत पाए तो भी अच्छी लड़ाई लड़ेंगी और महिला मतदाताओं का रुझान इनकी तरफ देखा भी जा रहा है। ये वोटों में कितना तब्दील होता है ये चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा करके और उस पर अमल करके और जमीनी महिलाओं को टिकट देने की जिस तरीके से शुरुआत की है,
निश्चित तौर पर इसका एक दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि उसका कोर वोट बैंक यानी जो दलित मतदाता है कहीं उससे खिसक करके वो कांग्रेस की ओर न चला जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी के उभार से पहले जो दलित मतदाता है, जो आज बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर बना हुआ है, एक एक स्थिर मतदाता वर्ग बना हुआ है, उसके लिए एक समय में वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट किया करता था। 90 के दशक के बाद से ही यानी कांशीराम और मायावती ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, उस समय से ही उत्तर प्रदेश में ये दलित मतदाता बहुत ही दृढ़ता के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने भी उसमें सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस दौरान जिस चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, उस चुनाव में भी 22% वोट वो इसी मतदाता वर्ग की वजह से हासिल कर सकी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस वर्ग में सेंध लगती है या लगने की आशंका होगी तो उससे बहुजन समाज पार्टी की झल्लाहट, बहुजन समाज पार्टी की परेशानी होना या उसका परेशान होना स्वाभाविक है। पिछले साल प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर करने की कोशिश की और बीजेपी पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई, तो ऐसा लगने लगा कि साल 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से टक्कर देने का काम बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। ऐसा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि राज्य के नाराज ब्राह्मण वोटों के उसकी ओर झुकाव के कारण यह संभावना प्रबल दिख रही थी। लेकिन अचानक उसकी सक्रियता कम हो गई। पार्टी के बचे खुचे नेता भी समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने लगे और बीएसपी से बीजेपी में गए नेताओं की वापसी बीएसपी की बजाय जब समाजवादी पार्टी में होने लगी तो बीएसपी लड़ाई से बाहर दिखाई पड़ने लगी। जहां तक बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक की बात है, तो राज्य में पिछले 5 साल में दलित उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई, लेकिन उन घटनाओं में पीड़ित परिवारों के पास पहुंचने में बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने काफी देर की, गई भी नहीं, केवल ट्विटर पर ही उन्होंने संवेदना जताई। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार इस तरह की घटनाओं में सबसे पहले पहुंचने वाली नेताओं में रही, चाहे ये घटना सोनभद्र के उभा गांव में हुई हो, चाहे हाथरस में हुई हो। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी की सक्रियता ने भी बीएसपी की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि भीम आर्मी ने पिछले कुछ वर्षों में संघर्ष के जरिए दलित वर्ग और खासकर युवाओं में अपनी काफी अच्छी पैठ बनाई है। बहुजन समाज पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो केंद्र सरकार के डर से जमीन पर सक्रिय नहीं रही और चुनाव नजदीक होने के बावजूद उसकी सक्रियता नजर नहीं आ रही है। ऐसे में उसका कोर मतदाता काफी उलझन में है, कंफ्यूजन में है। जाहिर तौर पर इन स्थितियों में ये मतदाता यदि किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की ओर जाता है तो उस पार्टी को तो फायदा होगा ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इसका दोहरा नुकसान होगा। पहली बात तो उसका कोर मतदाता उससे दूर हो रहा है, और दूसरी बात ये कि जो दूसरे वर्ग के मतदाताओं के उसकी ओर आने की संभावना बनी रहती है, वो संभावना भी काफी धूमिल हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जो टिकट वितरण किए हैं उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को उसने काफी तवज्जो दी है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का रुझान भी इस तरफ बहुजन समाज पार्टी की ओर नहीं दिख रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी सक्रियता से खुद को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव उसके लिए महज एक रिहर्सल के तौर पर है। हो सकता है यह सही भी हो और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे बीजेपी के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका लाभ भी मिले। लेकिन जहां तक बीएसपी की बात है तो 2022 के विधानसभा चुनाव उसके लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। यदि इस चुनाव में उसके समर्पित मतदाताओं ने अपना रुझान बदला तो अगले चुनाव में बीएसपी के राजनीतिक भविष्य पर अंधेरा छा सकता है।